योर हिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य का पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन से ईयर में की थी। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य में कैसे कैसे शासन किया गया। अब हम देखेंगे कि जो वहाँ के शासक थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुछ राजाओं ने वहाँ पे शासन किया था और उसके बाद 1565 में उस पर एक आक्रमण हुआ था जिसकी वजह से वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो समाप्त आखिर हुआ कैसे था, कौन कौन से राजा पहले थे, फिर उसके बाद कौन से राजा आए, उन्होंने कौन से टाइम पीरियड तक शासन किया। क्लियर। चलिए, शासक सबसे पहले थे संगमवंश। संगमवंश का जो शासन हरियर और जो बुक्का थे वो दोनों ही संगमवंश के थे। मैंने आपको पहले भी बताया था पहला वंश है। जब स्थापना हरियर और बुक्का ने की है तो पहला वंश भी वही कहलाएंगे। तो संगमवंश जो था वो पहला वंश था जिसके हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, इन्होंने शासन किया था 1336 से लेके 1485 तक। क्लियर। इसके बाद जब इनका अंत हो गया तो सुलभ वंश वाले आ गए। सुलभ वंश वाले उनको हरा के आए थे। जो सुलभ वंश के थे ये सैनिक कमांडर कहलाते थे। ठीक है, इनका शासन था 1485 से लेके 1503 तक। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका लास्ट टाइम पीरियड 85 है तो इसकी शुरुआत 85 से होगी, 1485। ठीक है, 1485 से लेके 1503 तक। अब इसके बाद सुलभ वालों को किसने हराया था, तुलुव वंश ने। ठीक है, तो ये जो तुलुव वंश वाले थे ये, अब देखो इसकी लास्ट कहाँ पे हुआ था, इनका अंत 1503 पे, तो इनकी शुरुआत 1503 से होगी। ये जो डेट्स होती है ना, इन्हें आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तो 1503 से लेके 1542 तक तुलुव वंश वालों ने शासन किया था। जो ये तुलुव वंश था ये काफी ज्यादा उस टाइम पे फेमस हुआ था। तुलुव वंश के एक बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा ही समझ लो, जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अपने वंश को काफी आगे बढ़ाया था, अपने साम्राज्य को भी विस्तृत किया था, काफी राज्यों को जीत के अपने उसमें अंडर में किया था, शामिल किया था, तो विस्तृत हुआ उनका। ठीक है, तो काफी प्रतापी राजा थे। उसके बाद आते हैं अराविदु वंश। ये जो वंश था ये लास्ट वंश था। ठीक है, इसके बाद पूरे साम्राज्य का अंत हो गया था 1565 में। सामूहिक सेना द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था। इस आक्रमण को किस नाम से, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, जिस युद्ध की वजह से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अराविदु वंश जो था इसका शासन था 1542 से लेके 17वीं शताब्दी के अंत तक। इसकी कोई डेट मेंशन नहीं की गई है एनसीईआरटी में। ये सारी की सारी डेट आपके एनसीईआरटी से ली गई है। हेल्प बुक में थोड़ा सा अलग भी दिया हुआ है, काफी सारे लोग अलग अलग बता देते हैं, पर आपको एनसीईआरटी के साइड ही जाना है क्योंकि उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए ये सब मैंने आपको बता दिया, ये अंतिम शासक थे। अब हम आते हैं विजयनगर साम्राज्य पे। विजयनगर साम्राज्य में उनके अड़ोसी पड़ोसी यानी कि जो समकालीन राजा थे, समकालीन राजाओं का मतलब होता है उन्हीं के टाइम पे, जब विजयनगर में जो शासक शासन कर रहे थे उन्हीं के टाइम पे अड़ोस पड़ोस राज्य में भी और भी शासक होंगे जो शासन कर रहे होंगे, तो उनको ही समकालीन राजा मतलब सेम टाइम पे जो अलग अलग जगह पे शासन कर रहे थे उन्हें कहा जाता है, उन्हीं के टाइम पे। तो उनके भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे जो फेमस थे, जैसे कि उड़ीसा। और हमने पढ़ा था कि जो पूरा साम्राज्य दक्षिण भारत में, तो उड़ीसा के शासक हो गए, दक्कन के शासक हो गए। बाद में ये जो तुलुव वंश वाले आए थे इन्होंने इन्हें हराया भी था और इनका वाला जो एरिया था उसे भी अपने अंडर में कर लिया था, इसीलिए फिर विजयनगर साम्राज्य और भी बड़ा हो गया था। ठीक है, तो हम आते हैं कि समकालीन राजाओं का जो आपस में था वो संघर्ष रहता था। संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था उनके बीच में। कैसे, तो कुछ कॉजेस थे इनके, कुछ कारण थे जिनकी वजह से अड़ोसी पड़ोसी राज्य आपस में लड़ते रहते थे। क्लियर, इसके बहुत ज्यादा कारण थे। क्या, पहले तो हम देख लेते हैं जो उड़ीसा के शासक थे इनको एक उपाधि दी गई थी, दक्कन के शासकों को भी उपाधि दी गई थी। उड़ीसा के शासक को कहा जाता था उस टाइम पे गजपति। गजपति का मतलब होता है जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हाथियों का स्वामी। गज का मतलब, आपने ये गजपति वर्ड देखा है, ये एक संस्कृत वर्ड है। गज एक संस्कृत वर्ड है ना, आपने पढ़ा होगा। गज का मतलब हाथी होता है संस्कृत में, तो हाथी। ठीक है, तो ये जो उड़ीसा के शासक थे इनके पास हाथियों वाला बल ज्यादा था, हाथियों की सेना ज्यादा थी, इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई थी गजपति की। ऐसे ही दक्कन के शासक जिन्हें कहा जाता था अश्वपति। अश्वपति का मतलब, अश्व किसे कहा जाता है, घोड़े को, यानी कि वो, ये लिखा हुआ है मैंने, घोड़े का स्वामी। ठीक है, उनके पास घोड़े वाला बल ज्यादा था तो इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी गई थी अश्वपति की। ठीक है, ऐसे ही आपके जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे इन्हें कहा जाता था नरपति। मैं लिखना भूल गई, इन्हें कहा जाता था नरपति। ठीक है, नरपति का मतलब होता है
वो शासक जिनके पास नर वाली सेना ज्यादा, मतलब इंसानों वाली सेना, जैसे कि हम लोग हैं, तो ऐसे सैनिक बल इनका ज्यादा था। क्लियर? याद रखना, उड़ीसा के शासक को गजपति, दक्कन के शासक को अश्वपति, और ये जो हमारे विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक हैं इनको कहा जाता था नरपति। क्लियर? ठीक है। अब हम आते हैं कि इनका आपस में जो संघर्ष चलता था वो आखिर क्यों चलता था। तो इसके कारण था कि विजयनगर साम्राज्य, मैंने आपको बताया था, दो आब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का एरिया है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर यहाँ पे था, इसके ऊपर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहा करती थी। उसके बीच का जो एरिया था तटीय एरिया, मतलब जब घाटी के नदियों के किनारे वाला जो एरिया होता है उसे तटीय एरिया कहते हैं। तो वो एरिया होता था वो बहुत ज्यादा उर्वरक होता था, जिस पर खेती अच्छी हो सकती थी, फसल अच्छी होती थी। तो इसलिए ये जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे ये सारे के सारे वो एरिया अपने अंडर में करना चाहते थे, और इस बात को लेकर उनके ऊपर संघर्ष चलता ही रहता था कि ये वाला एरिया मेरे कब्जे में आ जाए, और दूसरा वाला शासक चाहता था कि वो एरिया उनके कब्जे में आ जाए। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे तुलु वंश वाले थे, कृष्णदेव राय, जो बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे, उन्होंने ये वाला एरिया दोआब क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है। तो ये थी कुछ बात। इसके आगे हम देखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो उन्होंने काफी ज्यादा मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया है, मतलब मंदिर बनवाने में अनुदान भी दिया है, भूमि भी दान में दी है और पैसे भी दिए हैं दान में। ये किससे प्रेरित थे? ये पहले ये जो एरिया था दक्षिण भारत में, इससे पहले चैप्टर्स में भी आप पढ़ चुके हो कि जो नीचे तमिलनाडु कर्नाटक वाला एरिया था, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जो कि बहुत सारे सरदार सरदारियों द्वारा, चोल शासकों द्वारा बनाए गए थे, काफी सारे मंदिर है। तो ये लोग उनसे प्रेरित थे। ठीक है। इन्होंने उनसे ग्रहण किया था ये कला मंदिर बनवाने की, और फिर इसके बाद इन्होंने भी काफी सारे मंदिर बनवाए थे। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी कई सारे मंदिर बनवाए थे। ऐसे ही दो मंदिरों का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर का चनकेशव मंदिर। ठीक है। तो ये कुछ मंदिर थे, और इसके बाद आप आगे आप और भी मंदिरों के बारे में पढ़ोगे जो यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे कि विरूपाक्ष भगवान, विठल मंदिर। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य वालों ने भी मंदिरों बनवाने में अनुदान दिया है। क्लियर? ठीक है। अब हम आते हैं इधर, जो विजयनगर साम्राज्य के, जो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे जितने भी, ये अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे। ठीक है। राय क्यों कहलाना पसंद करते थे? राय का मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। तो ये आप राय अपने आप को ऐसे कहते थे। अभी मैंने आपको एक राजा का नाम बताया था जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव उनका नाम था, और वो वहां के शासक थे, राजा थे, इसलिए उनके नाम के पीछे उपाधि लगती थी राय। तो जितने भी ये साम्राज्य वाले थे विजयनगर, जितने भी राजा थे ये अपने आप नाम के पीछे राय लगाते थे। कई कई जगह पे ये हरियर और बुक्का को भी हरियर राय और बुक्का राय ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ही बात है, वो एक ही पर्सन है। ठीक है। तो ये लोग अपने आप को राय कहते थे। आगे आते हैं हम शासक तथा व्यापारी। ये आपकी बुक की अगली हेडिंग है, शासक तथा व्यापारी। इसमें जो विजयनगर वाले थे ये कैसे व्यापार करते थे, किस चीज का व्यापार करते थे, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये जो विजयनगर वाले थे इनकी पूरी की पूरी उस टाइम की कला, युद्ध कला, उस टाइम की जो युद्ध कला थी वो एक ही सेना पे डिपेंड करती थी, वो थी अश्व सेना। अश्व का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? घोड़े। ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी बल था इनका वो पूरा का पूरा अश्व सेना था। ठीक है। तो ये लोग जो अश्व थे, घोड़े थे, इनका आयात करते थे। किस जगह से? दो जगह से, अरब से और मध्य एशिया से। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, अरब से और मध्य एशिया से ये घोड़े मंगवाते थे। स्टार्टिंग में शुरू में इनका ये जो व्यापार था ये अरब व्यापारियों के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। उसके बाद ये लोग मध्य एशिया से भी व्यापार करने लगे थे। क्लियर? यही आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, कुदिरई चेटी। कुदिरई चेटी का मतलब होता है घोड़े का व्यापारी या फिर स्थानीय व्यापारी। अभी मैंने आपको बताया कि विजयनगर वाले घोड़ों का आयात करते थे, घोड़ों का व्यापार करते थे, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। ये जो वर्ड है ये तमिल वर्ड है या तमिल शब्द है, और इनका मतलब ये होता है, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन में, 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आप बताओगे घोड़ों का व्यापारी या फिर स्थानीय व्यापारी। ठीक है। अब हम आते हैं 1498 ईस्वी में पश्चिम घाट से बहुत सारे पुर्तगाली यानी पुर्तगाल से बहुत सारे पुर्तगाली पश्चिमी तट पे आ गए थे। ठीक है। और उन्होंने फिर वो भी इसी मंशा से आए थे, व्यापार करने के लिए और थोड़ा सा शासन करने के लिए। वो जो थे उनकी जो सामरिक शक्ति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, उनकी जो हथियारों वाली पावर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो अपने साथ में कई सारी बंदूकें लेके आए थे, जिनकी वजह से वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आए थे सबके। ठीक है। क्योंकि हथियार ज्यादा अच्छे थे उनके पास, उस टाइम पे इतनी बंदूकें नहीं होती थी, लेकिन पुर्तगाल वाले बंदूक भी लेके आए थे, तो इसलिए
ये कुछ ज्यादा ही फेमस हुए और उभर कर सबके सामने आए, ठीक है, महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे थे। इसके बाद जो विजयनगर था ये काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। किन किन चीजों के लिए फेमस था ये? तो विजयनगर से मसालों का, रत्नों का, वस्त्रों का, आभूषणों का, इन सबके बाजार लगाने के लिए फेमस था ये, ठीक है, इन सबके बाजार के लिए। यहाँ की जो जनता थी बहुत ज्यादा समृद्ध थी। जो विजयनगर वाले थे बहुत ज्यादा समृद्ध थे, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पैसों की भी कमी नहीं थी। तो यहाँ की जो जनता थी वो महंगे महंगे आभूषणों की मांग करती थी, डिमांड करती थी। इससे क्या होता था, जब वो महंगी चीज खरीदेगी तो इनके पास टैक्स भी ज्यादा आएगा, जिससे कि साम्राज्य जो था और भी ज्यादा समृद्ध बनेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी जो हमने इस पार्ट में डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के जो बहुत ज्यादा प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय के बारे में, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।